सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का सामना तो कर ही रहा है, लेकिन हालिया कुछ महीनों से अस्करियत पसंदों की सरगर्मियां बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। जुमे के रोज़ 12 रबीउल अव्वल को बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में 17 साला शख्स ने जुलूस पर हमला किया और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में भी खुदकुश हमला हुआ और इन दोनों वाक़यात में 59 अफराद जाँ बहक और 90 से ज़ायद जख्मी हुए। कलअदम TTP की कार्रवाइयाँ रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। इतवार के रोज़ मियांवाली की चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ, जिसे नाकाम बनाते हुए एक अहलकार जाँ बहक हो गया। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को बैरूनी रियासती पुष्पनाही हासिल है। कनाडा में सिख रहनुमा के घिनौने कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। रॉ पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रही है और अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह अपना केस दुनिया पर वाजे करे। साथ ही अफगान हुकूमत पर लाजिम है कि वो TTP को लगाम दे, वरना पाकिस्तान अपने फैसलों में आज़ाद होगा। मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा तशवीशनाक है क्योंकि अब से चंद माह बाद जल्द से जुलूस और इलेक्शन की गर्मा गर्मी उरूज पर होगी। निगरान वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने आम इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उधर नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का बयानिया बदल लिया है, जिसका ऐलान इसहाक डार ने लंदन में किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब अब इंतकाम और बदले पर नहीं, सिर्फ मईशत पर फोकस करेंगे। बयानिए की तब्दीली से नून लीग के कायद की वापसी में जो हायल रुकावटें हैं वो दूर होती दिखाई देती हैं। मरियम नवाज जो एक अरसे से खामोश थीं, अब दोबारा जलसे कर रही हैं, जिनमें आने वाले वक्तों में मजीद तेज़ी देखने में आएगी। आज के प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुल्क के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगी और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आपकी इजाज़त से मैं राना एहसान साहब से शुरू करना चाहूँगी। राना साहब, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जब भी नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आए हैं, लेकिन हाल ही में वो एक बयानिया देकर पीछे हट चुके हैं। तो क्या इस अमल के बाद भी वो ताकतवर होकर वापस आएंगे? और बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले जो बयानिया सुनने में आ रहा था उसमें तब्दीली की वजह क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो भी जो उन्होंने बातें की थी वो मुल्क की मईशत के बारे में बात कर रहे थे कि आज हम किधर खड़े हैं और जो माशी सूरत हाल है वो कितनी बदतर है। और 2013 में हमने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, महंगाई की शरह 5% से नीचे थी, मुल्क में तरक्की की शरह जो है 6.1% थी, टैक्स कलेक्शन दुगना किया हमने, और फिर पनामा से इकामा बनाया गया एक साजिश के तहत, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो जुडिशरी थी उसने एक रास्ता हमवार किया एक नाअहल और नकमी हुकूमत का, जिसने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। तो ये वो बात हो रही थी और इस तर्ज में बात हुई थी कि बिल्कुल सवाल होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे भी बढ़ें तो ये अगर यही चीज़ें दोहराई जाएंगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो हदफ है वो आज गुर्बत है इस मुल्क में, हमारा हदफ जो है वो महंगाई है। हम चाहते हैं कि मुल्क दोबारा तरक्की की राह पे जाए, ये हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो है। तो हम आज भी इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब आएंगे तो एक उम्मीद आएगी इस मुल्क के अंदर कि दोबारा हम उसी तर्ज पे चलेंगे जिस पे हम 13-18 में थे। तो कोई हमारा बयानिए में तब्दीली नहीं आई, लेकिन हमने उसको वसी किया है कि मईशत हमारा हदफ है। हमारा हदफ जो है वो मुल्क के बड़े मसाइल हैं, जो आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान करती हैं, हमने उधर दुरुस्तगी लानी है, हमने फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, हमने डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस को जो है वो बेहतर करना है। तो ये वो एजेंडे हैं जो कौमी एजेंडे हैं, ये वो एजेंडे हैं जिसका असर बिल्कुल डायरेक्ट एक आम आदमी के साथ है और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगा। और उसके लिए डेफिनेटली जो बातें मियाँ साहब ने की वो रेलेवेंट है, लेकिन क्या हम उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे? वही हमारा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है और हम उसके ऊपर काम करें। ठीक है जी, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं हसन साहब।
21 अक्टूबर को सस्ती गैस, बिजली और पेट्रोल की भी वापसी होगी, ऐसा कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा। मगर ये होगा कैसे? हर जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहे, सब इसका जवाब तलाश करना चाहते हैं कि होगा कैसे, क्योंकि जो मईशत है वो तो IMF के तय करदा नुस्खे पर चल रही है। और आपको याद हो कि सागदार साहब भी आने से पहले ऐसी बातें किया करते थे। तो ऐसी कौन सी हसन साहब जादू की छड़ी इनके पास है जो आपके पास नहीं? मेरे से सवाल किया है जी। जी हसन साहब आपका ही नाम है ना? नहीं, मुझे आवाज कट कट के आ रही थी। जी जी, नाम तो जी मेरा ही। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो मरियम नवाज साहिबा ही बता सकती हैं कि उन्होंने किस पैराए में ये बात की है कि मियाँ साहब आएंगे और सब चीजें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। समय से बालातर है, और यही बात हम कहते हैं कि शायद ये जो है वो चीजें जो हैं ये बड़ी तरतीब के साथ रखने की कोशिश की जा रही है कि पहले महंगाई कर देंगे और फिर उसके बाद हम चीज सस्ती कर देंगे। और ये इसके पीछे क्या साइंस है, कोई उसकी समझ से वो बालातर है जी। और ये महंगाई जो पीछे हुई है वो भी मियाँ साहब के दौर में ही हुई है। मियाँ साहब ही वजीर आजम थे उस वक्त, और वो महंगाई हुई। बेशक पीपल्स पार्टी भी उनकी पार्टनर थी, उनके साथ थी हुकूमत के अंदर। अगर ये सारा कुछ हम कर सकते थे तो उस वक्त क्यों ना किया गया? उस वक्त होना चाहिए था, ताकि अवाम जो है वो इस महंगाई के कुर्ब से ना गुजरती। तो अब करने का जो मकसद है, कोई वो मानता ही नहीं था कि समय से हुकूमत किसकी है। जी, उस वक्त तो ये समझ नहीं आती थी कि हुकूमत किसकी है। आप लोग कहते थे हुकूमत नून लीग की है, नवाज शरीफ साहब ऐसा तासुर देते थे जैसे शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं, जब हमारी हुकूमत आएगी तो देखा जाएगा। बाकी जो छोटी जमातें वो कहती थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें हैं, सारे फैसले मिल के कर लेते हैं। कुछ समझ ही नहीं आती थी, जिम्मेदारी किसने लेनी थी? वो नाम होता है ना जी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब थे तो नाम तो उनका ही होना था ना जी। बाकी तो उनके पार्टनर थे जरूर, उनके चले ठीक है, आपकी तरफ में आती हूँ मैं डॉक्टर साहिबा, और सारे जिम्मेदार हैं। ठीक है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, नवाज शरीफ साहब के वीडियो बयान के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, उसमें जो उनकी 21 अक्टूबर की वापसी थी उस पर बड़े शुकुक व शुबात पैदा हो गए थे। अब सब कुछ लगता है ठीक हो गया है, और जो बयानिया पहले सुनने में आ रहा था कि बड़ी वो सख्त किस्म की इलेक्शन कैंपेन करेंगे, वापस आके तनकीद करेंगे बड़ी बड़ी शख्सियात पर, अब सुनने में आ रहा है कि ये वो तनकीद नहीं करेंगे। अब मईशत पे फोकस किया जाएगा, जो बड़े मसाइल उन पे फोकस किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? आप एक सीनियर सियासतदान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं आपके इब्तदाई प्रोग्राम के उस हिस्से को नहीं सुन सकी हूँ, लेकिन जो मैं समझ पाई हूँ अल्टीमेटली कि आपका जो फोकस है वो 21 अक्टूबर का PMLN का जो शो है, पावर शो है, या नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उस पर हमारी डिस्कशन हो रही है। तो देखें, जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका है कि क्या ऐसा मैकेनिज़्म, क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी, क्या वो जादू की छड़ी होगी कि जिसको 21 अक्टूबर को हिलाया जाएगा तो यकदम हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी और महंगाई भी कानून को हाथ लगा के इस मुल्क से भाग जाएगी, और दहशतगर्दी जो पंजे गाड़ रही है वो भी तहस नहस हो जाए इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ होगा, और बिजली हो, गैस हो और पेट्रोल हो, हर चीज़, इवन के डॉलर, डेफिनेटली वो सारे अवाम के मसाइल हैं। जो PMLN ने बयानिया बनाया है कि वो मियाँ साहब के जो ही कदम मुबारक इस पाक सरजमीन पे लगेंगे तो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह सेट हो जाएगी। और ये अवाम के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि लोग मुंतज़िर हैं उस 21 अक्टूबर के, और उसको तो बहुत पहले इस 21 अक्टूबर को आ जाना चाहिए था। अगर इतना ज़्यादा जो है वो उनके कदम मुबारक में ताकत और जोश था और वो सब कुछ कर सकते थे, तो इस कौम ने, इस मुल्क ने
ये 16 साल के जो इक़्तिदार के हचकोले जिन जमातों ने लिए, PMLN उसको लीड कर रही थी, तो वो तो करब और तकलीफ़ और परेशानी से इस अवाम को गुजारने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया की स्क्रीन पे भी कि आपने क्या बयानियाँ देना, जो कह रहे हैं उनको वो करना है, और जो कहा जा रहा है वो यकीनन हकायक उसके साथ मैच नहीं कर रहे। क्योंकि जो पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इस वक्त मुआशी और माशरती तकसीम है, दोनों को अगर आप देखते हैं, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का जायज़ा लेते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर उस वक्त आना है जब पाकिस्तान के अवाम उनको वोट दे देंगे और PMLN एक अक्सरीती जमात बन जाएगी और वो अपना लीडर ऑफ द हाउस चुन लेगी। ये वो सारी चीज़ें और ये ख्वाब जो हैं और ये बेहतरीन किस्म का फ़लसफ़ा और अवाम को उम्मीद और वो रोशनी की किरणें जो दिखाई जा रही हैं, ये मेरी समझ से बाहर हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, या हमारी उस मईशत की पल्स जो है और उसकी सांसें जो हैं वो किस तरह से उखड़ी हुई हैं और किस तरह उसके अंदर कौन कौन ज़िम्मेदार है, ये एक लंबी दास्तान है। जब हम इस माशरे के अंदर एक नए अज़म, एक नए जज्बे और एक नए वलवले के साथ सियासी अमल का आगाज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये तवक्को करती हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये नारा लगाना चाहिए कि ये कौम जो तकसीम हुई है, ये कौम जो इंतशार का शिकार है, ये कौम जो इस वक्त जो है वो टोटली मायूस है, तो मैं जो है वो सियासी मफादात से बालातर होके मैं ये सोचे बगैर कि कौन मेरा वोटर है और कौन मेरा मुखालिफ है, मैंने इस पाकिस्तान को, अगर ये अवाम मुझे मसीहा मानती है या मुझे ओन करती है, तो मैं वो रेसिपी इस कौम के लिए लेके आऊँगा कि जिसमें सबको यकजा करूँगा। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इस कौम के लिए है कि उसको इकट्ठा किया जाए। इस कौम की बिखरी हुई ताकत है, और जब वो एक नेशन बन के, कौम बन के, क्योंकि इस वक्त वो हजूम में तब्दील हुई है, हर एक अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद। सॉरी डॉक्टर साहिबा, आप एक सीनियर सियासतदान है, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे कि कौम को इकट्ठा करने का सोचा होता सियासतदान है, तो कौम तो कब की इकट्ठी हो चुकी होती, कौम के लिए, आवाम के लिए काम किया जाता। सियासी पार्टियां जब दिल चाहता है अलबत्ता इकट्ठी हो जाती हैं, एक पेज पर आ जाती हैं, और फिर जब दिल चाहता है, जब मुफाद पूरे हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरे पर तनकीद शुरू कर देती हैं। देखिए, ये एक हमारे पॉलिटिकल जो सियासी मंजरनामे के दाव पेच हैं, ये उसका हिस्सा है। लेकिन इस वक्त मुल्क को सियासत की नहीं ज़रूरत। इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, उसको सामने रखते हुए मैं एक डॉक्टर हूँ, और जब मेरे पास मरीज़ आता है तो मैंने दवाई देनी है उसको उसकी तकलीफ़ और उसके मर्ज़ के मुताबिक। और अगर मैंने तय करना बैठ के कि इसको एक टैबलेट से आराम आ जाएगा, इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, ड्रिप लगेगी, या इसकी सर्जरी होनी है। इस वक्त ये कौम जो है वो टैबलेट, इंजेक्शन और ड्रिप के सारे मराहल पार कर चुकी है। इस वक्त एक मैसिव सर्जरी की ज़रूरत है, और वो मैसिव सर्जरी जो है वो शख्स कर सकता है जो खुद पहले क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो और ऑथराइज हो। जो खुद दवाई लेने गए थे वो इस कौम का इलाज जो है वो किस तरह करेंगे, इस मईशत की सांसें कैसे बहाल करेंगे, जो अपनी उखड़ी हुई सांसों के साथ बाहर गए थे, और इस कौम की सांसें बहाल रखने के लिए उनको पहले खुद सेहतमंद हो के ये नारा लगाना है कि मैं इस पाकिस्तान के लिए जो तकलीफ़ और मुश्किलात का शिकार है, मैं अपनी कौम को ये कहता हूँ कि ये कौम जो है वो सियासत को पीछे कर दे। ये वोट, ये ग्रुप बंदी, ये इंतशार, आए मिल के पहले इस मुल्क के साथ तमाम सियासी जमातें एक मिसाके मईशत करें, और आगे देखें कि आने वाला जो पाकिस्तान है उसमें किस शख्सियत, किस जमात या किस लीडर का क्या रोल बनता है, और उसकी
हैसियत और बसात और विजन के मुताबिक उसको वो रोल दिया जाए, और अल्टीमेटली यही एक सोल्यूशन है। बाकी नारेबाजी है, ये दिल फरेब, आप जितने मर्जी स्लोगन कहेंगी वो आपको नज़र आते रहेंगे। मर्ज का इलाज एक ही है कि मिसाके जमहूरियत करने वाले जो हैं वो मिसाके मईशत की तरफ जाएं, एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक रोड मैप तय हो और वो हुकूमती बैसाखियों से मुबर्रा हो। किसकी हुकूमत आ रही है, कौन सी जमात आ रही है इक़्तिदार में, कौन सी जा रही है, इस कौम का एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक रोड मैप जो है वो बन जाना चाहिए, और किसी सियासी जमात को उसके अंदर छेड़खानी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और वो एक नेशनल अम्ब्रेला के कवर के अंदर वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा आपका रोड मैप जो है उसको आगे जाना होगा। उसी से पाकिस्तान वापस अपने लोकसभा में भी आपकी इजाजत से जरा आगे जाऊं। ये जो इकोनॉमिक बाकी दोनों मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। राना एहसान साहब, आप डॉक्टर साहब की कुछ बातों पे मुस्कुरा रहे थे, अगर आप जवाब देना चाहें उनकी किसी बात पे तो वो भी दे सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि जो लाहौर जो मुस्लिम लीग का गढ़ है, वहाँ के जो लीडरान हैं उनकी ड्यूटियाँ जो है शहर से बाहर लगाई जा रही हैं राना साहब, जैसे कि साद रफीक साहब जो है पिंडी के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, राना मशहूद साहब और कुछ और सीनियर जो लीडरान हैं। तो क्या ये जो फैसला है ये सैफ खोकर साहब कर रहे हैं जो काफ़ी दिनों से शरीफ ख़ानदान के खासे नज़दीक तस्वुर किए जाते हैं, और क्या ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि नए और पुराने का कोई इख्तलाफ मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो किसी ने ये नहीं कहा कि 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में कदम रखेंगे और 22 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी ने इस चीज़ को क्लेम नहीं किया। हम वो जमात नहीं है जो 50 लाख घरों का झूठा वादा करें और 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा करें और कहें कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। ये ड्रामेबाजी और ये प्रोपेगेंडा अवाम ने देख लिया है और कोई अब इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि 2013 में जब हमें हुकूमत मिली तो 2500 दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स होते थे पाकिस्तान में, 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, कोई फॉरेनर इस मुल्क में कदम नहीं रखता था और हमने 5 सालों में इन सारे मसाइल का मुकाबला किया और मुल्क को हम एक ऐसी पोजीशन में लेके आए जहां हम तरक्की की राह पे खड़े थे। हमने टैक्स कलेक्शन दुगनी की, हमने ग्रोथ रेट अच्छा दिया, महंगाई को कंट्रोल किया, CPEC लॉन्च किया। ये सारे मंसूबे जो हैं ये उन 5 साल दौर में हुए। तो हम उसी बुनियाद के ऊपर जहां मियाँ साहब का विजन डीरेल हुआ उसी को आगे लेके चलेंगे। आगे मईशत के अंदर 1-2 साल मुश्किल हैं लेकिन ये एक अहल हुकूमत ही कर सकती है जो अहलियत हम रखते हैं और हम करके दिखाएंगे। तो ये एक तो ये हो गया। देखिए, दूसरा आपका जो सवाल है, ये पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है और हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये एडिशनल दी गई हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जो यहाँ लाहौर के अंदर जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं देखेंगे, वो दोनों काम करेंगे और दोनों मुमकिन है। अगर वो कोऑर्डिनेटर पिंडी के लगाए गए हैं तो उन्होंने 24 घंटे पिंडी नहीं बैठना, उन्होंने कुछ अमूर को ओवरसी करना है और उनका जो है एक तरीके से रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है वो देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर पिंडी चले गए तो लाहौर काम नहीं कर सकेंगे, वो दोनों कर लेंगे। तो ये तो पार्टी के इंटरनल फैसले हैं। मैं समझता हूँ पार्टी को की रीऑर्गेनाइजेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारी विंग्स थी, यूथ विंग, मुस्लिम MSF, टीचर्स विंग, प्रोफेशनल विंग्स, विमेन विंग, सबको रीऑर्गेनाइज किया गया है ताकि ग्रास रूट लेवल तक जो है वो मुतहरक हो जमात। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और ये रिस्पांस आप देखेंगे हर रोज़। आज के दिन में 50-100 इवेंट हो रहा है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। मुख्तलिफ हलकों में तैयारियां की जा रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसों की तैयारियां हो रही हैं। तो हम इंशाल्लाह एक हिस्टोरिक वेलकम देंगे मियां नवाज शरीफ। ठीक है जी, ठीक है। हसन मुर्जा साहब का मेरे ख्याल से लिंक डाउन हो गया है हमारे साथ और सफ़र कर रहे थे। और हसन साहब वैसे अक्सर प्रोग्राम में सफ़र कर रहे होते हैं और आवाम भी सफ़र ही कर रही है, कभी उर्दू वाला और कभी अंग्रेज़ी वाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इलेक्शन अब होंगे उसके बाद आवाम का जो सफ़र है किसी हद तक ख़त्म हो, क्योंकि हम देखते हैं इंतखाबात के बाद हारने वाला कभी भी अपनी हार तस्लीम नहीं करता। सिर्फ अगर इंतखाबात को शफाफ कोई कहता तो जीतने वाली पार्टी कहती है, बाकी सब एक ही बयानियाँ लेकर सामने आ जाते हैं और स्क्रीन पर आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू कर देते हैं। अब इंतखाबात का रिजल्ट
आ ही रहा होता है और कहती नहीं हमारे साथ तारीखी धांधली होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंतखाबात का माहौल अगर बन रहे हैं, इंतखाबात होते हैं तो उसको कोई तारीखी धांधली ना कहे, उसको एक्सेप्ट किया जाए। मिनुअन जो रिजल्ट्स हैं उनको शफाफियत के साथ एक्सेप्ट किया जाए और जो मुल्क है वो तरक्की करे, हम भी आगे बढ़ें। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, बाकी मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राना एहसान अफजल साहब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा, मुस्लिम लीग नून जो है वो विफाक और पंजाब में सादा अक्सरियत का दावा भी कर रही है और ज़ाहिर बात है हर पार्टी चाहती है कि वो सादा अक्सरियत हासिल भी करे। अच्छा, हम देख रहे हैं तमाम जो पार्टी हैं, आपकी पार्टी समेत, अभी तक किसी ने प्रॉपर जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू नहीं की। डॉक्टर साहिबा, तो एक सवाल जहन में आता है कि क्या ये सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि जो मैदान है वो शेर ने ही मारना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो कैंपेन है वो किसी ने शुरू नहीं की। ये चूँकि हमारे लीडर सारे पाकिस्तान में हैं, तो वो पाकिस्तान में उनको एयरपोर्ट पे जाके हमें लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस तरह की गली गली और महल्ले महल्ले फिर के आवाज़ें लगा के लोगों को इकट्ठा करके एयरपोर्ट ले जाना वो इलेक्शन कैंपेन नहीं है। इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन की कैंपेन शुरू होती है और यकीनन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने एक अपना कैलेंडर इवेंट जो है वो तरतीब दी है और इंशाल्लाह इसी महीने से हम जो हमारा एक पब्लिक गैदरिंग्स और जलसे जुलूसों का एक मैकेनिज़्म या रोल है, वो पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी जो हम कर रहे थे उसको अब सरफेस करने का वक्त आ रहा है। और वो आप देखेंगे कि 13 अक्टूबर से ऑनवर्ड हमारे सीरीज़ ऑफ जलसे हैं, अवामी इज्तिमात हैं और जिसमें हमारे जगह जगह हम कोशिश पहली हमारी ये है कि हमारी लीडरशिप उन पब्लिक सेक्रेटेरिएट्स को इनागोरेट करें और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो दफातर हैं उनको खोलने के बाद जो है वो पब्लिक मोबिलाइजेशन और एक कनेक्टिविटी का मैकेनिज़्म बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो सादा अक्सरियत है, हम तो ये समझते हैं कि जितनी जमात PMLN की या ओवरऑल अब तक की जो उनकी रही है कारकर्दगी, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उनको तो 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए और लेनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने किया जितना राना साहब ने गिनवाया, तो ये सारी चीज़ें तो आवाम को भी माननी चाहिए ना कि उन्होंने 16 माह में, राना साहब मेरे भाई हैं और मुझे पता है कि वो एक ग्रास रूट वर्कर भी हैं और उनका नब्ज़ जो आवाम की है उस पर हाथ भी होगा और वो समझते भी हैं कि क्या इस वक्त की सूरत हाल में जो पेट्रोल बम की शक्ल में आवाम के ऊपर जिस तरह की महंगाई ने आके पंजे गाड़े हैं और जिस तरह के बिजली के बिल जो है उनके गले के शिकंजे बने हैं और जिस तरह बढ़ती हुई महंगाई ने उनका सांस जो है वो इस वक्त बंद किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में वो जब वो पिछली कारकर्दगी 2013 की गिनवाते हैं तो ये 16 माह की जो कारकर्दगी है इसका भी तो किसी ने जवाब देना ना। तो इस 16 माह के अंदर जो मुश्किलात अवाम ने देखी हैं, जो मसाइल से ये मुल्क दो चार है, तो इसका भी कोई बयानिया बनाना होगा ना कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। और ये अवाम जो है इस नहज पे जो पहुँचे हैं और अल्टीमेटली आज जो है हमारे लिए चैलेंजेस बड़े हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि PTI की जो लास्ट टेन्योर जो चल रहा था उसमें जो उनकी मिसमैनेजमेंट और पुअर परफॉर्मेंस रही है, जिसमें बैड गवर्नेंस के जो वो तमाम शाहकार जिसकी अल्टीमेटली कीमत जो है वो आने वाली हुकूमतों ने अदा की है। लेकिन ये 16 माह जो हीलिंग एंड रिपेयरिंग के लिए थे, ये हीलिंग एंड रिपेयरिंग नहीं हुई। उस तरह से अवाम के ज़ख्मों पे बरम नहीं रखे गए जो तवक्कुआत थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये लोग ये तवक्को कर रहे थे कि ये ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और जब वो वफाक में आएंगे तो यहाँ पे अपने कुछ तारीखी ऐसे कारनामे छोड़ के जाएंगे कि लोग जो हैं उस पर रश करें। लेकिन वो जो 16 माह की कारकर्दगी थी
वो एक इस तरह से मायूसी का शिकार अवाम जो है उनको अब नए सिरे से PMLN की लीडरशिप की तरफ मतवज्जो करना जो है ये PMLN के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। तो ये लेट्स सी, हम भी सियासी उफक के ऊपर इसी मंजरनामे और इसी मैदान के खिलाड़ी हैं और हमें देखना है कि PMLN इस चैलेंज से कैसे निपटती है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ नीचे पब्लिक की पल्स जो है वो कुछ और कह रही है और PMLN के दावे जो हैं कुछ और कह रहे हैं। तो देखना ये है कि दोनों के दरमियान ये जो गैप है, आपका ये सवाल मैं राना एहसान की तरफ ले जाती हूँ। हाँ, हमारा मैं आखिरी फायजा बात करके, क्योंकि मुझे निकलना है, राना साहब बिल्कुल खुल के बात करें जी। उसमें सिर्फ मैं ये कहूँगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इस वक्त जो स्टार्ट ले रही है और जो मैनिफेस्टो हमने दिया है, यकीनन राना साहब ने जो बात की PTI का जो नामुकम्मल मंशूर और एजेंडा था उसको मुकम्मल करने के लिए वो लोग जो उस वक्त PTI का हिस्सा बने थे इस सिस्टम को बदलने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, और ये सारा जो एक चैलेंज है इस कौम को दरपेश, उसको असर नौ उन रिफॉर्म्स के साथ जोड़ के पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए, तो वो लोग वहाँ कामयाब नहीं हुए तो उन्हें 9 मई के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनानी पड़ी। तो आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अपने अवाम के उन दुखों का मुदावा करने के लिए पुरज़म है और इंशाअल्लाह जो निचली सतह के मसाइल हैं, वो एग्रीकल्चर के हों, वो फूड सिक्योरिटी के हों, वो बिजली के हों, वो पेट्रोल के हों, या ओवरऑल इकॉनमी के बड़े कैनवस के अंदर वो तमाम चैलेंजेस जो जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम खान साहब की सदारत में इंशाअल्लाह अवाम को उनके दुखों का मुदावा करने का प्लेटफार्म इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी। चले, मुझे सियासतदानों की किसी भी बात पे यकीन हो या ना हो, लेकिन एक बात पे मुझे यकीन है कि इलेक्शन से पहले तमाम सियासतदान, तमाम पार्टियां अवाम के दुखों का मुदावा करने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा पुरज़्म होती हैं। राना एहसान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर साहब ने बड़े सवालात उठा दिए मुस्लिम लीग नून पर। जी राना साहब, और आप जवाब देना चाह रहे होंगे, आप मुस्कुरा भी रहे थे। जी देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। 16 माह का पूछा कि 16 माह में क्या हुआ। 16 माह की जब हुकूमत हमने आईनी तरीके से ली तो उस वक्त बिजली जो है उसको बढ़ाने की समरी थी, लेकिन बिजली सस्ती कर दी गई। पेट्रोल को बढ़ाने की 50 रुपए की समरी थी, लेकिन उसको भी सस्ता कर दिया गया। एमनेस्टी स्कीम देने ममनू थी IMF के मुआहदे के तहत, लेकिन एमनेस्टी स्कीम भी अनाउंस कर दी और IMF के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया। तो ये माशी सुरंगें बिछा के, और उनके अपने चेयरमैन जो हैं वो कह चुके थे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, FBR के चेयरमैन, और उनके अपने वजीर खजाना ये कह चुके थे कि मुल्क की कोई माशी डायरेक्शन नहीं है अपना आखिरी जो हल्फ उठाने से पहले। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन लेस वो हुकूमत थी, जिसका मेरी बहन भी हिस्सेदार थी और बाकी जो 80% इस्तेकाम पार्टी है वो भी इसका हिस्सा थी। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो 99%। 99% जी बिल्कुल। तो हमने तो उस मुआहदे को बहाल किया, IMF के मुआहदे को, और हमने, आप देखें पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें, कोई ऐसी गवर्नमेंट जो जाते हुए इख्तिताम पजीर हो और वो पेट्रोल को महंगा कर रही हो, बिजली को महंगा कर रही हो। तो हमने तो वो अनपॉपुलर फैसले लिए क्योंकि वो रियासत की भले में थे। सुनने में लगता ऑपोजिट है कि पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो भले में कैसे, लेकिन एक मुआहदे को मुकम्मल करके हमने कोशिश की कि हम जो है वो माशी सुरंगें बिछा के ना जाएं। तो एक आग बुझाने की वो हुकूमत थी। और 16 माह देखें, जो हुकूमतें होती हैं वो उसका टेन्योर 4-5 साल का होता है, जिसके अंदर वो अपना माशी एजेंडा लेके आते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। 16 माह तो हमने तो आग बुझाई, ये इनफ टाइम नहीं था कि हम अपने माशी एजेंडे को मुकम्मल करते। और ये कोलिशन हुकूमत थी जिसमें सब इकट्ठे हुए और उन्होंने अनपॉपुलर फैसले किए जिसके बगैर गुजारा नहीं था मईशत का। तो इन चीज़ों को अवाम को हम समझेंगे। जो हमारा 5 साल का टेन्योर था वो वाहिद टेन्योर था जिसमें IMF का मुआहदा मुकम्मल हुआ 13-18 के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तो ये एक्सपीरियंस हम रखते हैं
मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इस मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की जो आगाज था, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, वो हमने किया। जितनी आपको तरक्की के जो कारनामे नजर आते हैं, चाहे वो गवादर पोर्ट हो, एलएनजी के टर्मिनल हो, आपका सीपेक के मंसूबे हो, मोटरवेज हो, अब ऑरेंज लाइंस हो, मेट्रोज हो, सब में मुस्लिम लीग नून ने अपना शेयर डाला है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमें मौका मिला तो हम आगे अपने माशी एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। तो हम पुरुमीद हैं कि हमने पंजाब को भी क्लीन स्वीप करना है, हमने वफाक में भी हुकूमत बनानी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितने मंसूबे इन्होंने गिनवाए, अगर हम इसकी बहस में जाएंगे तो राना साहब के लिए ये मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना कि ये किन टर्म्स पे वो कर्ज़े ले लेके, ये कोई मुल्क की ख़जाने से वो आपकी जो बचत थी उससे नहीं ये बने। ये सारे मंसूबे जो थे ये कर्ज़े लिए, और उस वक्त के लिए कर्ज़े जो हैं उनको लुटाने का भी वक्त है। और वो महंगे कर्ज़े जो हैं ये पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। जब आपकी जेब में जितना होता है आप उतना खर्च करते हैं। जब आप मांगे तांगे से, उधार से इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये हमारी ज़रूरत है, ये होनी चाहिए। और जदीद दौर में इसकी दुनिया के साथ जब आप तेज़ी से तरक्की करती कौमों को देखते हैं तो आपके मुल्क में भी ये सब होना चाहिए। लेकिन ये सब जो है वो उधार से, मांगे तांगे से नहीं होना चाहिए था। ये पहले अगर आपकी मईशत के अंदर इतनी सकत होती, आपके घर के अंदर इतना मालो स्वाब होता कि आप वहाँ से खर्च करके ये सब कुछ बनाते, तो यकीनन ये बहुत अच्छी होती। लेकिन जब हम मुल्क को गिरवी रख के मुख्तलिफ बैंकों से इंटरनेशनली हैवी पैकेज पे लोन लेके तो ये सारे अयाशी के प्रोजेक्ट बना देंगे, तो उसकी कीमत फिर किसी ने अदा करनी है। और पाकिस्तान की जो मईशत है उसके अंदर इतनी सख्त नहीं थी कि वो इतना लोडेड प्रोजेक्ट जो है उनको उठाती और उनकी फिर किस्तें भी अदा करती। और हर हुकूमत को इस मुश्किल से गुजरना है, क्योंकि जूं आपने इन प्रोजेक्ट्स को आगे चलाना है, ये आपके कर्जे जो लिए हुए हैं उन्होंने उसी करेंसी के साथ रेप्लिकेट होना है। जितना डॉलर महंगा हो रहा है उतने आपके लोन्स पे बैक करने का जो लोड है वो बढ़ रहा है, वो बैगेज है आपके ऊपर। तो इसलिए इस बहस में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि कैपेसिटी चार्जेस आज जो हम पे कर रहे हैं वो उसका जिम्मेदार कौन है। वो कारखाने जब लगे थे तो MOUs किसने किए थे, और वो सारी चीज़ें पीछे मुड़ेंगे तो फिर हमें तकलीफ़ होगी, फिर हम और ज़्यादा उस गर्दाब में फंस जाएंगे। तो पीछे की बजाय अब हमें आगे देखना होगा, और आगे देखें मैं भी जाने वाला वक्त जो है, आगे बढ़ती हूँ, जो कांटे हैं उसको चुनने के लिए हमने क्या करना है। ठीक है जी, वक्त की कमी है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी ब्रेक के बाद बात करेंगे उमर शरीफ साहब के हवाले से, जिन्हें दुनिया से गए हुए, हमसे बिछड़े हुए 2 साल हो गए हैं। उनकी अहलिया अज़रीन साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी ब्रेक के बाद। जो सबको हंसाता था आज उसकी याद रुला गई। एक अजीम इंसान, कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ को हमसे बिछड़े 2 साल बीत गए। लियाकताबाद के छोटे से घर में आंख खोली और स्टेज और बड़ी स्क्रीन का सफ़र बड़ी तेज़ी से तय करके दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उमर शरीफ वो वाहिद अदाकार थे जिन्हें 1 साल में 4 निगार अवार्ड्स मिले। टैलेंट ऐसा कि 70 से ज़ायद हिट ड्रामों के स्क्रिप्ट खुद लिख डाले। सिर्फ यही नहीं, उन सारे ड्रामों में अदाकारी और हिदायतकारी भी खुद ही की। फिल्में और स्टेज शोज़ इसके अलावा हैं, बल्कि बच्चे बच्चे को याद हैं जिनकी डिटेल में जाने का मौका नहीं है। अच्छा, उमर शरीफ साहब मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ के जुनून की हद तक दीवाने थे, बहुत बड़े फ़ैन थे और उनसे बालेहाना अक़ीदत का मुज़ाहरा भी करते थे, इज़हार अक्सर करते दिखाई देते थे। अच्छा, एक टीवी शो में रिकॉर्ड 400 से ज़ायद गेटअप किए और हर गेटअप बेमिसाल था। फिल्बदी जुमलेबाजी में उन्हें कमाल हासिल था और उनके जो मज़ाहिया ड्रामे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का इलाज तक तस्वुर किए जाते थे उमर शरीफ साहब के मज़ाहिया ड्रामे।
आज मज़ाहिया थिएटर के इस बेताज बादशाह को खिराज अकीदत पेश करते हुए हम उनकी याद ताज़ा करेंगे। उनकी अहलिया ज़रीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़रीन साहिबा ज्वाइन करने के लिए, बल्कि आज के दिन मैं आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उमर साहब के बारे में जो लिखा और कहा जाए मेरे ख्याल से कम है। शायद हम अल्फाज के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। कितने टैलेंटेड थे वो, अल्फाज शायद काफ़ी नहीं हैं। आज हमारे दिल बोझल हैं कि वो आज ही के दिन, आज से 2 साल पहले हमसे जुदा हो गए थे। लेकिन एक बात की खुशी है ज़रीन साहिबा कि उन्होंने दुनिया को जितनी मुस्कुराहटें दी और उनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आखिरी दिनों में वो क्या बातें थीं या कौन लोग थे, कौन से कॉलीग्स थे जिनके साथ उन्होंने काम किया, जिनको वो बहुत ज़्यादा याद करते थे, आपके साथ शेयर करते थे? आज उनके तमाम फैंस के साथ, तमाम नाज़रीन के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाजों में याद किया और जो जिस तरह से आप सब लोग उनको याद कर रहे हैं, दुआओं में याद रखें, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा, आप सही कह रही हैं कि मतलब उमर, वही अभी आपने जो खुद ने जिक्र किया कि मुनव्वर ज़रीफ़ा, क्योंकि आखिरी वक्त में जिस टाइम उमर बीमार थे तो ज़्यादातर मैं उनको, एक चैनल था, किसी चैनल पे फिल्में आती थी, तो वो पुरानी मुनव्वर ज़रीफ़ की फिल्में और मोहम्मद अली, वो उनके, एक तो मोहम्मद अली के वो बहुत बड़े फ़ैन थे और मुनव्वर ज़रीफ़ से तो वो बेतहाशा ही प्यार करते थे। मतलब मुझे याद है कि मैं भी कभी कभी बोल देती थी कि उमर नहीं, आप इनसे बड़े आर्टिस्ट है, तो मुझे डांट देते थे कि नहीं, इनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं होता। मैंने कहा देखिए उमर, इन्होंने तो सिर्फ फिल्में की, आपने थिएटर किया और आप सब कुछ, मगर वो नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं, मुनव्वर ज़रीफ़ से बड़ा आर्टिस्ट कोई है ही नहीं। तो इसी तरह वो अपने आखिरी वक्त में, चूंकि ज़ाहिर है एक तो कोविड का दौर चल रहा था, तो मैं बहुत सोच समझ के घर पे आने की इजाज़त सब आर्टिस्टों को देती थी। तो मैं ही सबको बुलाती रहती थी, सारे जो उनके थिएटर के आर्टिस्ट हैं या जो उनके दोस्त वगैरह है। तो क्योंकि मुझे होता था कि, क्योंकि उमर को शौक होता था कि सब, बस जब उमर घर पे है तो उमर का शौक होता था कि बस सब घर पे आ जाओ। उनको सबके साथ बैठना, महफिल में बैठना, ये ज़्यादा बहुत पसंद था। तो इसलिए सारे थिएटर के मैं आर्टिस्टों को, चाहे उसमें इरफान मलिक, अली हसन, नईमा गरज, सलोमी, ज़ेबा शनाज, ये सब को मैं घर पे बुलाती थी ताकि उमर इनके साथ बैठें, बातें करें, हंसी मजाक होता था। तो अच्छा, आखिरी दिनों में सबसे ज़्यादा मुलाकात किन आर्टिस्ट के साथ उनकी रही, जिनको बहुत याद करते थे या जो आर्टिस्ट उनको बहुत याद करते थे और उनसे मिलने आते थे? दिनों में क्योंकि 2020 में ही मैं उमर को अमेरिका लेके गई थी शो कराने के लिए। तो हम लोग शोज करने गए थे, तो हमारे साथ जो टीम में ज़्यादातर जैसे गए थे, नईमा गरज थी, ज़ेबा शनाज थी, अली हसन, इरफान मलिक थे। तो ये आर्टिस्ट थे। तो ज़्यादा वक्त इनके साथ ज़्यादा गुजरा, क्योंकि हम एक साथ रह रहे थे, साथ खाना खाना, साथ बैठना, साथ फिल्म देखना, फिर साथ शो पे जाना। तो इनके साथ ज़्यादा वक्त उमर का गुजरा। ठीक है। अच्छा ज़रीन साहिबा, आज एक और राज की बात आपसे जानना चाहेंगे। हमने बहुत उनके ड्रामे देखे, उमर शरीफ साहब के उनके प्रोग्राम्स देखे, स्टेज के बेताज बादशाह कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जब अपने किसी भी रोल के लिए, जब वो काम करने के लिए जब तैयारी करते थे, तो आप उनको तैयारी करते वक्त घर में भी देखती थी, ज़रा वो भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट, जो इतने नामवर आर्टिस्ट होते हैं, अक्सर वो आईने के सामने खड़े होकर डायलॉग्स की जो डिलीवरी है, कैसे डिलीवर करना है, वो आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं। तो उमर शरीफ साहब कैसे तैयारी करते थे? अच्छा, उमर ऐसा नहीं करते थे। अच्छा, उमर का तो ड्रामे का ना किसी को पता चलना ना एक मुश्किल काम था, क्योंकि उन्होंने क्या स्टेज पे बोलना है वो नहीं पता चल सकता था। वो सिर्फ उमर शरीफ को पता होता था। अच्छा, जो वो स्क्रिप्ट लिखते थे, वैसे उमर शरीफ की राइटिंग आप देखेंगी तो बहुत ही खूबसूरत थी, मगर जैसे उन्होंने वन लाइन जो बनाई होती थी ना, वो मैं कहती हूँ, वो मेरे पास अभी भी स्क्रिप्ट उमर के रखे हुए हैं चीजें, वो उमर के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता था, वो उमर को ही पता होता था। तो जो सिचुएशन सारे आर्टिस्टों को दे दी जाती थी, जो स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, ड्रामे की वन लाइन समझा दी जाती थी, वो हम सबको या जो दूसरे आर्टिस्ट थे जो सपोर्टिंग रोल कर रहे होते, तो उन सबको तो पता होता था कि उन्होंने क्या डायलॉग बोलना है, किस तरह बोलना है। मगर उमर ने क्या परफॉर्म करना है, उमर ने क्या डायलॉग बोलना है, और यही वजह है कि अगर आप थिएटर में देखेंगे आर्टिस्ट हंस रहे हैं ना, तो इसी वजह से हंस रहे, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम वो जुमले सुने, उसी टाइम उमर को एक्ट करते हुए यानी फिल्मती आमद हम कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि बहुत से फिक्रों की आमद होती है कुछ आर्टिस्टों पर, तो उन पर आमद होती थी।
हाँ मेहदी, हाँ ये कि जब वो मेहदी हसन का एक प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि मेहदी हसन भी उनके फेवरेट थे, वो पाकिस्तान में तो क्या इंडिया में वो उनसे बड़ा सिंगर किसी को मानते ही नहीं थे। तो जब उनका एक वो प्रोग्राम कर रहे थे मेहदी हसन पे, तब मैंने उनको देखा था, तब वो उनकी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उनको गाने का भी शौक था, मेहदी हसन के गाने भी गाते थे, मगर उनकी तरह मुंह बनाना, वो बैठ के वो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने उनकी करते हुए उन्हें देखा है। यहाँ हम अमेरिका एक बार शो करने गए थे, तो वो कुछ शो थे जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली की गेटअप किया था और अजीज मियां का गेटअप किया था, तो वो थोड़ा सा वो उनके बैठने का वो मैं देखती थी, मैं हंस रही होती थी, वो थोड़ी सी उनकी एक्टिंग करते थे, ये मैंने देखा। अच्छा, चलिए ये ज़रा बताएं कि जो जिस तरह उमर शरीफ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, तो बहुत सी फीमेल फैंस भी होती हैं, तो अक्सर जो अहलियाँ हैं उनको ये चीज़ बुरी भी लग जाती है कि आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, और ख़वातीन जो है फ़ैन्स क्यों हैं। अब ज़ाहिर बात है काम अच्छा करते तो फ़ैन्स तो होंगे, मर्द हज़रात भी होंगे, ख़वातीन भी, तो ख़वातीन फ़ैन्स कभी तंग करती हों और आपने कभी माइंड किया उस चीज़ को? बिल्कुल, एक दो दफ़ा हुआ ये कि ज़ाहिर है वो वाला टाइम ऐसा था उमर का कि माशाल्लाह प्यारे भी लगते थे स्टेज पे खड़े होके, तो लेडीज काफी करती। अच्छा, एक औरत हाँ मेरे घर पे ना कॉल करती थी, तो वो कॉल करके कहे जी प्लीज मुझे आप उनसे से बात करा दें, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे उनसे बात करनी है। और वो जिस तरह बना कि मुझे कहती है देखिए अच्छा। मैं बीवी हूँ, मैं आपकी उनसे कैसे बात करा दूँ, प्लीज आधे घंटे में उनसे रोज बात कर लिया करूंगी, आपका क्या जाएगा। आप यकीन जानो उस औरत ने मुझे इतना इरिटेट किया था, मैं उमर को कहती थी कि ये क्या है, कि मतलब ये कौन औरत, वो कह रहे मैं क्या जानूं। अच्छा, इसी तरह एक बार क्या हुआ कि थिएटर में 3 लड़कियां थी जो उमर का ड्रामा पहला शो भी, चाहे कितना रश हो, हम बल्कि अक्सर हम सारे आर्टिस्ट डिस्कस करते थे कि यार इनको टिकट कैसे मिल जाती है, क्योंकि एक सैटरडे नाइट का शो वो लाजमी देखती थी और एक पहला शो, तो हम ये, और वो आगे बैठती होती थी वो लाजमी। तो एक बार क्या हुआ कि उमर की सालगिरह आ गई, 19 अप्रैल को उमर की सालगिरह होती है, तो मैंने एक प्लान किया हुआ था क्योंकि मैं उनकी हमेशा हर साल सरप्राइज बर्थडे करती थी, तो उस टाइम मेरी बिल्कुल नई उमर से दोस्ती हुई थी, शादी नहीं हुई थी बल्कि। तो मैंने कहा कि मैंने केक मंगा के थिएटर पे स्टेज के पीछे केक रखा हुआ, उनका गिफ्ट रखा हुआ, कुछ फूल वूल, तो हमने जो हमारे सब आर्टिस्ट थे, नईमा गरज, सलोमी, रूही, सनम, हम सब लोगों ने प्लान है कि हम ना बिल्कुल स्टेज पे जैसे ही 12 बजेंगे ना हम लोग चले जाएंगे और इस तरह से उनको सरप्राइज करेंगे। तो हम सब तैयारी कर रहे हैं, उमर ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, और ड्रामे के बीच में इससे पहले कि मैं केक लेके अंदर आती, वो 3 लड़कियां उठी हैं स्टेज पे, वो आ गई, उन्होंने उमर शरीफ को कार्ड भी दिया, हार भी पहनाया, केक लेके खड़ी हो गई और उमर साहब केक काट रहे हैं, और मेरी और उमर की जो उस टाइम लड़ाई हुई है मैंने कहा फेंक दो ये केक, ले जाके केक, और कह रहे भाई मुझे तो पता नहीं, मैंने कहा फेंक दो ये केक, आप इनके साथ ही सालगिरह। तो ऐसा होता था, कई बार हुआ। फिर मनाते कैसे थे, चला जल्दी से फिर ये भी बता दीजिए, मनाते कैसे थे जब आप नाराज होती थी? अब भाई वो उमर की बातें ऐसी होती थी कि फूल लेकर आते थे, फूल, गिफ्ट, वो तो उमर मुझसे ज्यादा देर नाराज रह नहीं सकते थे, हमारी ज्यादा देर लड़ाई रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कॉमेडी हंसने की बात करते थे, वो मैं उस पर हंस पड़ती थी। हंसने का मतलब है कि भाई अब हंस लिए, अब हंस गई हूँ तो अब जो है ना लड़ाई खत्म, तो वो उमर से ज्यादा देर नाराज रह नहीं सकती थी बहुत। चले, आप उमर शरीफ साहब के सबसे ज़्यादा करीब थी, तो आज जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं जो कॉमेडियंस हैं, कॉमेडी में या फिर ड्रामों में या स्टेज में अपना नाम बनाना चाहते हैं, और ज़ाहिर बात है सब आइडियलाइज़ करते हैं उमर शरीफ साहब को, बल्कि मेरी नज़र में अगर मैं भी बताना चाहूँ, मेरे ख्याल से मैंने मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ जितने टैलेंटेड आर्टिस्ट नहीं देखे। तो आप उन यंगस्टर्स को क्या आज पैगाम देना चाहेंगी कि अगर वो उमर शरीफ साहब जैसे बनना चाहें, उन जैसा तो वैसे कोई नहीं बन सकता, लेकिन ज़ाहिर बात है आप आइडियलाइज़ करते हैं इस तरह के सीनियर्स को, तो उन्हें क्या क्या प्रैक्टिस करना होगा अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि जैसे उमर खुद भी चाहते थे कि नया टैलेंट आए, और उन्होंने बहुत कोशिश की, और आप जानती कि वो लाहौर हो या कराची हो, वो बहुत टैलेंट लेके आए, लेकिन सब आर्टिस्ट एक जगह पे रुक क्यों गए, इसलिए क्योंकि वो उमर शरीफ को ही कॉपी करते हैं। देखिए, हम आज भी अगर कोई शो देखते हैं, चाहे हम किसी भी चैनल पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, कहीं भी देख लें, इंडिया में भी देख लें, तो 80% तो हमें उमर का ही काम नजर आता है।
अच्छा, उमर का क्या था, उमर शरीफ मुनव्वर ज़रीफ के बहुत बड़े फैन थे, मगर आप कभी भी उमर शरीफ का किसी काम में ये नहीं कह सकती कि इन्होंने मुनव्वर ज़रीफ को कॉपी किया। वो उनके बहुत फैन थे, उनसे बड़ा आर्टिस्ट किसी को नहीं मानते थे। तो जब तक हमारे जो नए आर्टिस्ट आए हैं, जब तक वो खुद मेहनत नहीं करेंगे और किसी नई चीज को पर वर्क नहीं करेंगे, सबसे पहले तो मेहनत ये जो उमर शरीफ ने मेहनत की है ना, उसका सिला मिला। और फिर जो आप उनके ड्रामे आज भी आप अपनी फैमिली के साथ देख सकती हैं, आज भी लोग अपने बच्चों के साथ, बहनों के साथ, भाई के साथ, सबके साथ बैठ के उनके ड्रामे देख सकते हैं। जब तक ये वल्गैरिटी को खत्म नहीं डायलॉग्स जी ऐसे और असल तो मेहनत आप कह रही हैं कि वल्गैरिटी जो होती है डायलॉग्स में वो खत्म होनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। और ये देखना चाहिए, मैं कहती हूँ आर्टिस्टों को कॉपी करने के बजाय ना उस चीज को देखना चाहिए कि वो क्या उन्होंने, वो क्या मतलब वो किस तरह से स्क्रिप्ट लिखते थे, आपके अपने अंदर क्या एक खसूसियत है या ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है ज़रीन साहिबा, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आज ने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।